हेलो एवरीवन। हम चर्चा कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में हमने उसका कुछ पहले वाली वीडियो में अध्ययन किया था अभिक्रिया के वेग के बारे में, अभिक्रिया जो रसायन केमिकल काइनेटिक्स है उसके क्षेत्र के बारे में, और अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार के वेग थे उनके बारे में चर्चा किया था। अभिक्रिया वेग के जो मात्रक होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उनकी भी हमने चर्चा की थी। अब अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी अभिक्रिया का वेग कब बढ़ता है कब घटता है, वो कौन से कारक होंगे जिनकी वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या घट जाता है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप की हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर अर्थात ताप, अभिक्रिया का ताप। ताप है वो अभिक्रिया वेग को कैसे प्रभावित करता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि यदि हम टी बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। क्या होता है, जब अच्छी अभिक्रिया का हम ताप बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग है वो भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया के जो अभिकारक अणु हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ कोलिजन यानी अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ये है टेम्परेचर का प्रभाव। तो हम ये कह सकते हैं साधारणतया, सभी के लिए नहीं कह सकते लेकिन जनरली हम ये कहेंगे कि 100% ठीक होगा, ये तो हम आगे समझेंगे, लेकिन साधारणतया जनरली हम ये देखें किसी अभिक्रिया का यदि हम ताप बढ़ा दें तो उस अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है, और उसका कारण क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ कोलिजन है, जो टक्करों की संख्या है अभिकारक अणुओं के बीच में वो बढ़ जाती है, और अभिकारक अणुओं के बीच में टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये होता है इसका ताप का प्रभाव। सेकेंड हम देखते हैं कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम नॉर्मली एक नियम आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे कि किसी अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उनके समानुपाती होता है। यहां पर भी वही बात आ जाती है। अब यदि हम कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करें, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो नॉर्मल सी बात होती है कि उस अभिक्रिया में अभिकारक अणु है उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या आयन या जो एटम्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और ये इंक्रीज होंगे तो हमें पता है नंबर ऑफ कोलिजन वो भी इंक्रीज हो जाती है, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है वो ही इंक्रीज हो जाता है। तो पहले वाले में नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहे थे टेम्परेचर से, तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी अभिकारक अणुओं की, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या को हमने बढ़ा दिया। जितनी ज्यादा संख्या होगी तो उनके बीच में टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो सीधा सा ये अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है। तो ये है कंसंट्रेशन का इफेक्ट। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। नेचर ऑफ रिएक्टेंट या नेचर ऑफ रिएक्शन भी लिख देते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट या नेचर ऑफ रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ
रिएक्टेंट ही लिख देते हैं, रिएक्टेंट या रिएक्शन। हम इसको रिएक्शन कैसे समझ लेते हैं, रिएक्टेंट तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेचर के आधार पर देखें तो हम ये लिख सकते हैं, एक होती है सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन मीन्स, जो एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, NO जो गैसेस है, O2 ये भी गैसेस है, और ये रिएक्ट कर टू फॉर्म NO2, ये बना है, ये गैसेस फॉर्म में है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका मैं एक एग्जांपल ले लूं, CH4 ये भी गैसेस फॉर्म में, प्लस O2 ये भी गैसेस फॉर्म में, और रिएक्ट करने के पश्चात ये CO2 ये भी गैसेस फॉर्म में, प्लस H2O ये भी गैसेस फॉर्म में। ये एक रिएक्शन होगी। हमें इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, एक बार नॉर्मल हम इसको समझ रहे हैं, संतुलन की प्रक्रिया है वो अपने आप होती रहेगी। अब मैंने होता क्या है, सिंपल जो रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन का मतलब उसमें ऐसे हम रिएक्टेंट लेते हैं जिनमें बंधों की संख्या बहुत ही कम होती है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर कार्बन है, उसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसमें 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें जो ये रिएक्टेंट है उनमें पुराने बंध टूटेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नए बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें देखें तो पुराने बंधों की संख्या कम है, और बनने वाले नए बंध उनकी भी संख्या कम है। और दूसरी रिएक्शन में देखें इससे कंपेरेटिवली, तो यहाँ पर पुराने बंधों की संख्या है वो ज्यादा है जो टूटेंगे, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बनने वाले जो नए बॉन्ड है उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो जनरल सी बात होती है कि जब बंध कम है तो उनके टूटने में कम समय लगेगा, और बनने वाले बंध भी कम है तो उनके निर्माण में भी कम समय लगेगा। यहाँ पर देखें तो पुराने बंध हैं जो टूटने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, और यहाँ पर नए बंध जो बनेंगे तो उनकी संख्या ज्यादा है इसके कंपेयर, तो यहाँ पर नए बंध बनने के लिए भी समय ज्यादा लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो सिंपल रिएक्शन होती है उनका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है यानी जटिल रिएक्शन होती है उनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो लो होता है। और इसका रीजन क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड which are break and formed in the reaction। रिएक्शन में जो बॉन्ड टूटते हैं और जो नए बॉन्ड बनते हैं उनकी संख्या यदि ज्यादा है तो सिंपल सी बात है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और यदि इनकी संख्या कम है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट बोल देते हैं या नेचर ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। तो नॉर्मल हम ये बोल देते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जो सिंपल रिएक्शन है और एक ऐसी रिएक्शन जो एक जटिल रिएक्शन है। तो सिंपल रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जटिल है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन है उसका मान उसकी तुलना में कम प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस ऑफ रिएक्टेंट ये चौथा पॉइंट हो गया अपना। हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो हम नॉर्मली ये मान लेते हैं ये मोस्टली जो होमोजेनस रिएक्शन होती है, सॉरी हेटेरोजेनस रिएक्शन मोस्टली उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। होमोजेनस है उनमें इतना इसका इफेक्ट नहीं होता, यानी कुछ हम ये कहें जो सरफेस रिएक्शन होती है, सरफेस रिएक्शन उनके ऊपर ये लागू होता है। हम एक अलग से चैप्टर है उसमें इसका अध्ययन करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, उसमें यही होता है। जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, कोइलेटरल हो गया, उसमें इसका बहुत अधिक योगदान होता है। तो वहां पर होता क्या है कि
कि एक रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्टेंट के ऊपर दूसरा रिएक्टेंट है, उसकी जो सरफेस होती है उस सरफेस पे आकर बॉन्डिंग करता है। अब वो सरफेस जितना ज्यादा होगा तो दूसरा रिएक्टेंट उसके सतह पर उतना ही ज्यादा जुड़ेगा, और यदि सरफेस कम हो गई तो वो दूसरा रिएक्टेंट है वो कम जुड़ेगा तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सरफेस इंक्रीज होगी, तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है भी इंक्रीज होगा। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रिएक्टेंट है, ये हमने एक रिएक्टेंट मान लिया और उसका सरफेस है वो ये है। ठीक है, और इस सरफेस पे मान लीजिए ये ए मॉलिक्यूल है और दूसरा हम ले लेते हैं बी मॉलिक्यूल, जो इसकी सरफेस पे आके जुड़ रहा है इस तरह से। ठीक है, और बी मॉलिक्यूल है, उनकी संख्या मान लीजिए कितनी होगी 100 जुड़ रहे। अब इसी ए मॉलिक्यूल को मैं 4 भागों में डिवाइड कर देता हूं इस तरह से, और 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो ये इस तरह से हो गया इसका सरफेस, ये पहला पोर्शन हो गया और ये सेकंड पोर्शन हो गया, ये थर्ड पोर्शन हो गया और ये इसका फोर्थ पोर्शन हो गया। हमने 4 भागों में काम करना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब इसमें बी के जो मॉलिक्यूल है वो कितने जुड़ सकते हैं? यहां पर तो पहले से जुड़े हुए और यहां पर भी जुड़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये जुड़ेंगे। ठीक है, ये इस तरह से जुड़ गए और इनकी संख्या कितनी थी बी मॉलिक्यूल की? हमने 100 वाली। अब जब इसको हमने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, इसका ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये जो नए सरफेस आ गए तो ये तो ओल्ड वाला था, और अब मान लीजिए प्रत्येक सरफेस पे यहाँ पर 25-25 और जुड़ रहे, 25 यहाँ पर जुड़ रहे, 25 यहाँ पर, तो 50, 50, 50, 50, तो टोटल कितने हो गए? 200 और जुड़ गए। ये न्यू सरफेस पे जुड़ गए। ठीक है, तो टोटल अब बी के कितने जुड़ गए? 300। हमें पता है पहले वाले में कितने जुड़ रहे थे? 100। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है कितने के अकॉर्डिंग होगा? 100 के अकॉर्डिंग। और यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने के अकॉर्डिंग होगा? 300 के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो होगा लो और यहां पर हो जाएगा हाई। ठीक है, यहां पर हाई हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा लो। तो हम ये कह सकते हैं यदि हमें किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हमने लिए हैं उन रिएक्टेंट को बड़े बड़े पार्टिकल्स में ना लेकर उसका पाउडर यदि हम ले लेते हैं तो रिएक्शन है कंपैरेटिवली फास्टर होगी। हम इसको ऐसे समझे कि हमारे पास एक गिलास है और गिलास में हमने पानी ले लिया और उसमें हमें नमक को घोलना है, NaCl है उसको घोलना है। नमक के बड़े बड़े कण हैं तो उसमें डालेंगे तो AgD है वो डिजोल्व नहीं होगा, और यदि उसी नमक को हम पाउडर के रूप में ले लें और उसको उसमें डालें, थोड़ा सा उसको हिलाएंगे, तुरंत है वो डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होना इसका मतलब है रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो पाउडर के रूप में है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा हो गया, और यदि बड़े बड़े पार्टिकल के रूप में है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो गया। हम उसको इसी तरह से समझ सकते हैं। तो मोस्टली हम ये लिख सकते हैं, तो सरफेस इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। कौन सी रिएक्शन में? हेटेरोजेनस रिएक्शन में। और हेटेरोजेनस रिएक्शन कहां देखी जाती है? जो सरफेस रिएक्शन होती है ना, सरफेस केमिस्ट्री के लिए मोस्टली उसमें होता है। कुछ होमोजेनस में भी लागू होता है लेकिन कंप्लीटली उसमें लागू नहीं होता। इसके पीछे कुछ और भी है, एक्टिवेशन एनर्जी भी काम करती है, कुछ एक्सटर्नल जो टेम्परेचर जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं वो भी यहाँ पर यूजफुल होती है। इन सभी को हम देखकर ये डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है अपना प्रेशर यानी दाब का क्या इफेक्ट होगा, तो यहां पर हम उसको एक बार फिर इनको हम दो में ले सकते हैं। एक वो रिएक्शन है जो सॉल्यूशन फेज में होती है, और एक वो रिएक्शन है जो गैसेस फेज में होती है।
फेज कह दो या मीडियम बोल दो, मीडियम बोलना ही ठीक रहेगा। यानी एक वे होती है जो विलेन प्रावस्था में होती है, विलेन माध्यम में होती है, और एक वे रिएक्शन होती है जो गैसेस मीडियम में होती है। अर्थात रिएक्टेंट है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और उसमें लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मोस्टली हम ये कह सकते हैं चूंकि लिक्विड होता है उसके ऊपर जो प्रेशर है उसका इफेक्ट नहीं होता। रीजन क्या है, हम ये जानते हैं प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, या वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, या प्रेशर को डिक्रीज करें तो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर यदि हम प्रेशर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम है वो चेंज होता है, लेकिन इतना कम चेंज होता है कि वो हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जीरो तो नहीं होता लेकिन उसको नेग्लिजिबल यानी वो गणना योग्य नहीं होता। तो गणना योग्य नहीं होता तो इनके ऊपर हम ये कह सकते हैं प्रेशर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये उसी रेट ऑफ रिएक्शन से कंप्लीट होगी जो पहले से जारी थी। उसका प्रेशर चेंज करने से, दाब है वो चेंज करने से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गैसेस की। क्योंकि गैस है उसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं उसका वॉल्यूम है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम यदि चेंज हो रहा है हम कह सकते हैं उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होगा। अब इफेक्ट कैसे होगा वो हम यहाँ पर 3 पदों में देखेंगे, 3 स्टेप में, क्योंकि गैसेस रिएक्शन है वो भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक वो रिएक्शन होती है जिनके लिए डेल्टा एन का मान 0 होता है। अब डेल्टा एन क्या होता है हम देखेंगे। सेकंड वो होती है जिनके लिए डेल्टा एन का मान है ग्रेटर देन 0 होता है, या ये कहें डेल्टा एन इक्वल टू पॉजिटिव। और एक वो रिएक्शन होती है जिनके लिए डेल्टा एन का मान है लेस देन 0 होता है, या ये कहें डेल्टा एन इक्वल टू नेगेटिव। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं डेल्टा एन क्या है। डेल्टा एन इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, और एन पी एन आर का मतलब यहां पर है ये तो है प्रोडक्ट मोल, और ये है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स, यानी रिएक्टेंट्स मोल, यानी प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या, और इनका जो डिफरेंस है उसको हम इसके द्वारा लिखते हैं डेल्टा एन। अब एक रिएक्शन वो है जिनके लिए डेल्टा एन का मान है 0, अर्थात वे रिएक्शन जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी A प्लस B और प्रोडक्ट बन गया C प्लस D। क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में है हम इसको बेस पे G लिख देते हैं। इसमें भी मोलों की संख्या 2 है, इसमें भी मोलों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर डेल्टा एन का मान क्या हो गया 0। अब 0 हो गया है तो इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो हम ये जानते हैं यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन है उस डायरेक्शन में होगी जिस तरफ प्रेशर को कम कर दें, यानी वॉल्यूम है वो कम हो जाए। क्योंकि यहां पर भी 2 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा 2 मोल का। एनटीपी पे देखें तो 22.4 लीटर इसका, 22.4 लीटर इसका, 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, तो 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है, तो 22.4 44.8, तो यहां पर है अपना 44.8 लीटर, और यहां पर भी कितना होगा 44.8 लीटर। तो ना तो इस तरफ वॉल्यूम कम है ना ही इस तरफ वॉल्यूम कम है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी वे रिएक्शन जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम गैसेस जो वॉल्यूम है वो समान है उनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी एक जनरल बात है। नेक्स्ट ये है, इसमें ये है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में मोलों की संख्या ज्यादा होगी और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या कम होगी, कभी तो पॉजिटिव आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 2A है वो कन्वर्ट हो रहा है B में, सॉरी A है वो कन्वर्ट हो रहा है 2B में, ये भी गैसेस में है और ये भी गैसेस में है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उत्पाद में मोलों की संख्या ज्यादा है तो हम ये कहेंगे इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। एनटीपी पर यदि वॉल्यूम देखें तो 44.8 लीटर और इसका है 22.4 लीटर, ठीक है। और हम जानते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। अब यदि यहां पर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, प्रेशर है उसको इंक्रीज करूं, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है,
या ये कहें उसका वॉल्यूम है कम है। तो वॉल्यूम कम किसका है? रिएक्टेंट का है, और बी का तो ज्यादा है। पहले रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही थी, अब यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, या होंगे तो बहुत ही मंद गति से होंगे। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, यदि हम प्रेशर इस टाइप के रिएक्शन के लिए प्रेशर इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। लास्ट वे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट में मोलों की संख्या कम हो जाती है, रिएक्टेंट में मोलों की संख्या ज्यादा हो जाती है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A जो गैसेस फॉर्म में है कन्वर्ट इनटू B, और ये भी गैस है। तो यहां पर मोलों की संख्या जो है, तो हम इसका जो वॉल्यूम है वो एनटीपी पे देख सकते हैं 44.8 लीटर, और इसका होता है 22.84 लीटर। ठीक है। अब यदि हम प्रेशर इसका इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो हमें पता है रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां प्रेशर का जो इफेक्ट है वो रिलीज हो जाए, और रिलीज होने का मतलब वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए। तो यहां पर यदि हम प्रेशर लगाएंगे तो ये रिएक्टेंट है वो क्विकली किसमें कन्वर्ट होंगे? बी में कन्वर्ट होंगे, और बी अपना क्या हो गया? प्रोडक्ट, और ये जल्दी जल्दी बन रहे हैं, हम ये कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये गैसेस रिएक्शन है उनके ऊपर हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा। हम जानते हैं सॉल्यूशन वाली जो रिएक्शन होती है उनके ऊपर प्रेशर का उतना कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में उतना चेंज नहीं होता, जनरली नहीं होता है। और गैसेस रिएक्शन उनको हमने तीन टाइप में देखी है। ये वे रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें मोलों की संख्या इक्वल है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक वे है जिसमें प्रोडक्ट में मोलों की संख्या ज्यादा है और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या कम है। हम ये कह सकते हैं प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। और एक वे रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की मोलों की संख्या ज्यादा होती है और बनने वाले प्रोडक्ट है उसमें मोलों की संख्या कम होती है, या ये कहें उत्पाद में उसका आइटम है वो घट जाता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होते हैं उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, अर्थात ये इंक्रीज होंगी। ये अपना पांचवा पॉइंट था रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला। नेक्स्ट एक और है जो सभी रिएक्शन के ऊपर तो लागू नहीं होता, लेकिन कुछ एक रिएक्शन है उनके ऊपर लागू होता है। उससे पहले एक और हम कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट। छठा पॉइंट है कैटलिस्ट। इसका क्या इफेक्ट होगा? हालांकि इसको हम आगे थोड़ा डिटेल से लिखेंगे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। तो कैटलिस्ट यदि कोई भी रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन है ए और ये प्रोडक्ट है बी, कोई भी फेज में हो, ये गैसेस फेज में हो या सॉल्यूशन फेज में हो, कोई फर्क नहीं है, सभी के लिए हम मान रहे हैं। ये लिक्विड भी हो सकते हैं, ये गैसेस भी हो सकते हैं। मोस्टली ये सॉलिड बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि सॉलिड फेज में होते तो रिएक्शन बहुत ही कम होती है, उसमें नंबर ऑफ कॉलिजन है वो की संख्या घट जाती है। तो हम ये एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए देख रहे हैं। एक ये रिएक्शन थी और इसका कोई ना कोई रेट ऑफ रिएक्शन था, उसको मैंने लिख दिया R1। फिर इसी रिएक्शन को मैंने फिर दोबारा लिखा B, और यहाँ पर कोई एक बाहर से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल कोई मॉलिक्यूल था उसको मिला दिया, फॉरेन बॉडी है उसको मिला दिया, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया? R2। और हमें ये मिला कि R2 है वो ग्रेटर देन हो गया R1। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं ये जो फॉरेन जो पार्टिकल हमने इसमें मिलाया था या फॉरेन स्पीशीज जो हमने मिलाई थी उस स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट। और आपने ये पढ़ाई भी होगा, यानी किसी अभिक्रिया में बाहर से मिलाया गया वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन लिखा है, ये लो भी हो सकता है, तो मोस्टली ये लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको चेंज कर देता है। उस फॉरेन बॉडी को हम क्या बोल देते हैं? कैटलिस्ट बोल देते हैं। और कैटलिस्ट होता है वो जैसा पहले था, रिएक्शन कंप्लीट होने के पश्चात भी उसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी उसका जो फिजिकल या जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक पॉइंट है वो चेंज हो सकता है, और वो इसकी फिजिकल स्टेट। गैसेस है तो सॉलिड बन सकता है, सॉलिड है तो गैसेस बन सकता है, या लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है तो सॉलिड बन सकता है, या सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, वो चेंज हो सकता है। बाकी कोई प्रॉपर्टी इसकी है वो चेंज नहीं होती। इस टाइप की जो फॉरेन बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोल देते हैं। अब ये करता क्या है? जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, उस एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है।
सॉरी डिक्रीज कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को जब डिक्रीज करेगा तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाता है। ये कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। हालांकि हम अलग से कैटलिस्ट का इफेक्ट करेंगे, अभी तक हमें इतना ही याद रखना है नॉर्मली कि यदि किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को मिलाया जाता है तो कैटलिस्ट है उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि कैटलिस्ट है उस अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है उसके बीच में एक एनर्जी का बैरियर होता है। उस बैरियर को पार करेंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट अन्यथा कन्वर्ट नहीं होगा। अब यदि वो बैरियर ही कम हो गया तो बहुत सारे रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस एनर्जी बैरियर को जिसको हमने नाम दिया है एक्टिवेशन एनर्जी, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। हालांकि इसको आगे हम दूसरे तरीके से देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। एक इसके बाद हो जाता है इफेक्ट ऑफ पीएच। तो 7वां पॉइंट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब हम जानते हैं कि सभी रिएक्शन उनके ऊपर रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ एक रिएक्शन होती है उनमें रेडिएशन का इफेक्ट होता है और जिन रिएक्शन के ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट होता है उन रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट देखेंगे और जो विदाउट फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनके ऊपर रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो इंक्रीज होती है तो हम ये कहते हैं कि ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी हम जानते हैं उनके नंबर ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम ये बात सिर्फ और सिर्फ कौन सी विधियों के लिए देखेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। दूसरी जो रिएक्शन होती है, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उनके ऊपर रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी याद रखना है आपको इंटेंसिटी देखनी है ना कि फ्रीक्वेंसी। मैं इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी उसका फर्क है नहीं पड़ता। इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन क्या होता है? एक एनर्जी पार्टिकल होता है, जैसे वो टकराएगा अपनी एनर्जी वो रिएक्टेंट को दे देगा और रिएक्टेंट हायर एनर्जी का हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। तो एनर्जेटिक हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और उनके जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ये था अपना इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। और लास्ट है अपना पीएच। हम जानते हैं कि कोई कुछ एक रिएक्शन होती है एक निश्चित डेफिनिट पीएच के ऊपर ही संपन्न होती है। कुछ रिएक्शन है उनके लिए पीएच है वो लेस देन 7 होना चाहिए। कुछ रिएक्शन ये होती है जो पीएच 7 के ऊपर होती है, कुछ रिएक्शन ये होती है जिनके लिए पीएच का मान है वो 7 से ज्यादा होता है। पीएच लेस देन 7 इसका मतलब है मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक, और ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया एल्कली, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में संपन्न होती है और यहाँ पर यदि उसकी पीएच को हम इंक्रीज कर देंगे यानी उसका मीडियम है वो कौन सा करते हैं, एल्कली, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन या तो लो हो जाएगा या वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसी तरह से यदि एल्कली मीडियम में संपन्न हो रही थी यानी पीएच का मान 7 से ज्यादा था, मान लीजिए पीएच 10 पे हो रही थी और हमने उसकी पीएच कर दी 6, तो वो रिएक्शन या तो नहीं होगी या फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसी तरह से जो न्यूट्रल मीडियम में होती है उनका भी पीएच यदि 7 से कम कर दे या 7 से ज्यादा कर दे तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। मोस्टली इसमें डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता यदि मीडियम चेंज कर दे तो। मोस्टली इसका एक एग्जांपल देखें, जैसे अपने मुंह में हम जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं
जो जीव जंतुओं के अंदर संपन्न होती है वो मोस्टली पीएच के द्वारा बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। मुंह में जो टाइडन होता है यानी लार होती है, वहां पर मुंह में अपना जो मीडियम है वो हल्का क्या होता है, एल्केली होता है। और यदि वहां पर एसिडिक हो गया तो मुंह में जो लार के द्वारा भोजन का पाचन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में स्टोमक में जाता है, वहां पर भी पीएच का मान है वो 7 से कम हो जाता है, कुछ एसिडिक हो जाता है, क्योंकि HCl का स्त्रवण होता है। HCl है वो मीडियम को चेंज कर देता है। हालांकि वो कुछ यूजफुल के लिए होता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह उनको नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो वहां पर यदि एसिडिक मीडियम होगा तभी भोजन का पाचन होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद में जब भोजन है वो इंटेस्टाइन में जाता है, आगे आंत में जाता है, तो वहां पर मीडियम फिर है वो कौन सा हो जाता है, एल्कली हो जाता है। यदि मीडियम वहां पर चेंज हो जाता है तो भोजन का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता। और पाचन और ना होने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत ही कम हो गए। जो एंजाइम है वो उनकी क्रियाशीलता है वो कम हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाता है। ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। आज का अपना टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मास ऑफ गुलबर्ग-बागे का नियम है, और एक है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ। उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में अपना ये टॉपिक है वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। कुछ आगे मॉलिक्यूलरिटी भी आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आएंगे, फिर अलग अलग टाइप की जो रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।